दोस्तों, अगर आपको रहस्यमयी कहानियाँ पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये कहानी है द 5 लिटिल पिग्स, जिसे अगाथा क्रिस्टी ने लिखा है। पिछले अध्यायों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अध्याय 8। दिस लिटिल पिग हैड रोस्ट बीफ। ब्रुक स्ट्रीट वाले घर की खिड़कियों में डार्विन ट्यूलिप्स लगे थे। अंदर हॉल में एक बड़े से गुलदस्ते में सफेद लिलियाक फूल रखे थे, जिनकी खुशबू खुले दरवाजे तक फैल रही थी। एक अधेड़ उम्र का बटलर पॉयरो से उसकी टोपी और छड़ी ले गया। एक फुटमैन आया और उसे ले गया। बटलर ने बड़े सम्मान से कहा, आप इस रास्ते आएंगे सर। पॉयरो उसके पीछे पीछे हॉल से होकर 3 सीढ़ियां नीचे उतरा। दरवाजा खोला गया। बटलर ने उसका नाम बिल्कुल सही उच्चारण के साथ लिया। अंदर आग के पास रखी कुर्सी से एक लंबा पतला आदमी उठा और उसकी ओर बढ़ा। वो था लॉर्ड डिटेशम, उम्र लगभग 40 के आसपास। वो एक कवि था। उसकी 2 नाटकीय कविताएं बहुत खर्च के बाद मंचित की गई थी और उन्हें साहित्यिक सराहना मिली थी। उसका माथा थोड़ा उभरा हुआ और आंखें व होठ आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थे। उसने कहा, बैठिए मोज़े पॉयरो। पॉयरो बैठ गया। लॉर्ड डिटेशम ने उसे सिगरेट ऑफर की, माचिस जलाई और खुद भी बैठ गया। फिर गंभीरता से बोला, आप मेरी पत्नी से मिलने आए हैं, मुझे मालूम है। पॉयरो ने उत्तर दिया, लेडी डिटेशम ने मुझे अपॉइंटमेंट दिया था। डिटेशम कुछ पल रुका। पॉयरो ने धीरे से पूछा, क्या आपको कोई आपत्ति है लॉर्ड डिटेशम? लॉर्ड डिटेशम मुस्कुराया, आजकल पतियों की आपत्तियों को कोई सीरियसली नहीं लेता। पॉयरो बोला, तो मतलब है आपको आपत्ति है? नहीं, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा डर है कि इसका मेरी पत्नी पर क्या असर होगा। बहुत साल पहले उसने एक भयानक हादसा झेला। मुझे लगता है वो उसे भूल चुकी है, लेकिन अब आपके सवाल उसकी पुरानी यादें जगा देंगे। पॉयरो ने शिष्टता से कहा, यह अफसोसजनक है। लॉर्ड डिटेशम ने कहा, मुझे नहीं पता नतीजा क्या होगा। पॉयरो बोला, मैं वादा करता हूँ कि मैं सावधानी से काम लूंगा और लेडी डिटेशम को तकलीफ नहीं दूंगा। अचानक डिटेशम हंस पड़ा। एल्सा, एल्सा तो बहुत मजबूत है। पॉयरो ने सोचा, ये स्थिति तो दिलचस्प है। लॉर्ड डिटेशम बोला, मेरी पत्नी किसी भी शौक को सह सकती है। क्या आपको पता है वो आपसे मिलना क्यों चाहती है? पॉयरो ने शांति से कहा, हाँ, क्यूरियोसिटी। लॉर्ड डिटेशम ने उसकी ओर सम्मान से देखा। पॉयरो बोला, ये तो स्वाभाविक है। औरतें हमेशा प्राइवेट डिटेक्टिव से मिलना चाहेंगी। मर्द तो उसे कहेंगे, जाओ जहन्नुम जाओ। दोनों हल्की मुस्कान के साथ बातचीत करते रहे। डिटेशम ने कहा, आखिर इस किताब का मकसद क्या है? पॉयरो ने कंधे उचकाए। जैसे पुराने गाने, पुराने कॉस्ट्यूम्स फिर से सामने लाए जाते हैं, वैसे ही पुराने मर्डर्स भी सामने आते हैं। मर्डर भी एक ड्रामा है। डिटेशम ने धीरे से कहा, हाँ मैं जानता हूँ। पॉयरो बोला, इसीलिए किताब लिखी जाएगी। मेरा काम है कि उसमें के तथ्य को गलत ना माना जाए। डिटेशम ने तेजी से पूछा, आपका क्या मतलब है? पॉयरो ने कहा, इतिहास को भी कई तरह से देखा जा सकता है। जैसे मेरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स पर कई किताबें हैं। उसे कोई संत कहता है, कई मर्डरर कहता है, कहीं विक्टिम कहता है। हर कोई अपनी तरह से चुनता है। फिर डिटेशम ने कहा, इस केस में सब जानते हैं कि क्रेल को उसकी पत्नी ने मारा। ट्रायल में मेरी पत्नी पर भी बहुत आरोप लगे थे। कोर्ट से उसे छिपा कर निकालना पड़ा। पॉयरो बोला, इंग्लिश लोग बहुत मॉरल होते हैं। हाँ, ऐसा ही है। डिटेशम झुंझलाया। उसने पॉयरो की ओर देखते हुए कहा, मिसेस क्रेल असल में कैसी थी? मैंने हमेशा सोचा कि वो एक बीवी वाली बात के पीछे और कुछ था। पॉयरो बोला, आपकी पत्नी को शायद पता हो। डिटेशम ने कहा, मेरी पत्नी ने कभी उस केस का जिक्र तक नहीं किया। पॉयरो ने रुचि से कहा, अब मैं समझ रहा हूँ। डिटेशम ने झट से पूछा, क्या समझे आप? पॉयरो ने झुककर कहा, कवि की इमेजिनेशन। फिर डिटेशम ने घंटी बजाई। मेरी पत्नी आपका इंतजार कर रही होगी। दरवाजा खुला। बटलर आया। माय लॉर्ड,
मिस्टर पॉयरो को लेडी डिटेशम के पास ले जाओ। 2 मंजिल ऊपर सीढ़ियां चढ़ी। पैरों के नीचे मुलायम कालीन धस रहे थे। हल्की सी रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। पैसा, पैसा हर जगह दिख रहा था, लेकिन स्वाद की बात करें तो बहुत कम। लॉर्ड डिटेशम के कमरे में एक गंभीर सादगी थी, लेकिन इस घर में बस शानो शौकत थी। सबसे बढ़िया चीजें, न जरूरी कि सबसे चमकदार या सबसे अलग, बस पैसा कोई मसला नहीं वाला माहौल, लेकिन बिना किसी कल्पना के। पॉयरो ने मन ही मन कहा, रोस्ट बीफ, हाँ रोस्ट बीफ। उसे जिस कमरे में ले जाया गया वो बड़ा नहीं था। बड़ा ड्राइंग रूम तो पहली मंजिल पर था। ये घर की मालकिन का निजी बैठने का कमरा था और घर की मालकिन वहां खड़ी थी मेंटल पीस के पास। जब पॉयरो का नाम लेकर उसे अंदर लाया गया, पॉयरो के मन में अचानक एक वाक्य कौंधा और निकल ही नहीं पाया। वो कम उम्र में ही मर गई। शी डाइड यंग। यही उसकी पहली सोच थी जब उसने एल्सा डिटेशैम को देखा, जो कभी एल्सा ग्रियर थी। मेरिडिथ ब्लेक ने जो तस्वीर उसे दिखाई थी, उसे वो पहचान भी न पाता। वो तस्वीर तो जवानी और जीवन से भरी थी। यहाँ न जवानी थी और न जीवन, और फिर भी अब उसे एहसास हुआ कि एल्सा सुंदर है। हाँ, बेहद सुंदर औरत सामने खड़ी थी, और उम्र दराज भी नहीं। अगर वो उस त्रासदी के समय 20 साल की थी, तो अब ज्यादा से ज्यादा 36 की होगी। उसके काले बाल बिल्कुल सलीके से जमे थे, नए नक्श लगभग शास्त्रीय थे, और मेकअप तो बेमिसाल। पॉयरो के दिल में एक अजीब सी टीस उठी। शायद बूढ़े जॉनथन की बातें याद आ गई, जूलियट के बारे में। लेकिन यहाँ कोई जूलियट नहीं थी। जब तक कि आप जूलियट को ऐसे सोचे कि वो जिंदा बच गई हो, रोमियो के बिना जिंदगी जीती हुई। पर क्या जूलियट की असली पहचान यही नहीं थी कि वो कम उम्र में ही मर जाए? लेकिन एल्सा ग्रियर तो जिंदा थी। वो पॉयरो का स्वागत कर रही थी, एक सीधी, लगभग नीरस आवाज में। पॉयरो बैठिए और बताइए, आपको मुझसे क्या चाहिए? पॉयरो ने सोचा, लेकिन उसे कोई दिलचस्पी नहीं, किसी भी चीज में नहीं। उसकी बड़ी ग्रे आंखें मृत झीलों जैसी थी। पॉयरो जैसा उसका अंदाज था, थोड़ा ज्यादा विदेशी सा हो गया। उसने कहा, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ मैडम, सच में बहुत कंफ्यूज्ड। एल्सा हंसती। हाँ, वो सचमुच मनोरंजक था। उसने कहा, क्या मेरे हस्बैंड ने आपको ये सोचने पर मजबूर किया? उन्होंने आपको आते देखा था। उन्हें कभी समझ नहीं आया और न ही आता। वो सोचते हैं कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। वो हंसी अब भी उसकी आवाज में थी। उसने कहा, मेरे पिता, आप जानते हैं, एक मिल में काम करते थे। मेहनत करके उन्होंने दौलत बनाई। अगर आप नाजुक दिल वाले हो तो ऐसा नहीं कर सकते। मैं भी वैसी नहीं हूँ। पॉयरो ने सोचा, हाँ सही है, नाजुक दिल वाली औरत कैरोलिन क्रेल के घर में कभी लौट कर नहीं आती। लेडी डिटेशैम ने कहा, तो आप क्या चाहते हैं मुझसे? पॉयरो ने कहा, आपका यकीन मैडम कि पुरानी बातें याद करना आपके लिए दर्दनाक नहीं होगा। वो एक पल सोच में पड़ी। पॉयरो को अचानक लगा कि लेडी डिटेशैम बहुत साफ गोई वाली औरत है। वो झूठ बोलेगी, लेकिन मजबूरी में, चॉइस से कभी नहीं। धीरे से उसने कहा, नहीं, दर्दनाक तो नहीं, काश ऐसा होता। क्यों? वो झुंझलाहट में बोली। वो बहुत बेवकूफी है जब आप कुछ महसूस ही न कर सके। पॉयरो ने सोचा, हाँ, एल्सा ग्रियर मर चुकी है। फिर ऊंची आवाज में कहा, खैर लेडी डिटेशैम, इससे मेरा काम और आसान हो जाता है। वो उत्साह से बोली, तो बताइए, आपको क्या जानना है? आपकी याददाश्त अच्छी है मैडम? ठीक ठाक है मुझे लगता है। और आपको पूरा यकीन है कि पुरानी बातें याद करना आपको चोट नहीं पहुंचाएगा? नहीं, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होगा। कोई भी बात तभी दर्द देती है जब वो उसी वक्त घट रही हो। कुछ लोगों के साथ सचमुच ऐसा ही होता है। यही तो बात है, लेडी डिटेशैम बोली। एडवर्ड, मेरे पति, समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि मुकदमा और बाकी सब मेरे लिए बहुत बड़ा दुख था। क्या सच में ऐसा नहीं था? एल्सा डिटेशैम ने कहा, नहीं, मुझे तो मजा आया।
उसकी आवाज में संतोष और आत्मविश्वास झलक रहा था। वो आगे बोली, ईश्वर, मुझे उस बूढ़े दुष्ट डिप्लीच ने मुझ पर कितना वार किया। वो तो सच में शैतान है। मुझे उससे लड़ने में मजा आया। वो मुझे हरा नहीं पाया। वो पॉयरो की तरफ मुस्कुराई। उम्मीद है मैं आपकी धारणाएं नहीं बिगाड़ रही। 20 साल की लड़की, मुझे शायद टूट जाना चाहिए था, शर्म से या तकलीफ से, लेकिन मैं नहीं टूटी। मुझे परवाह ही नहीं थी कि लोग क्या कह रहे हैं। मुझे बस एक चीज चाहिए थी। क्या? उसे फांसी दिलाना। बिल्कुल, एल्सा बोली। पॉयरो ने उसके हाथ देखे, खूबसूरत मगर लंबे, नुकीले नाखूनों वाले, शिकारी जैसे हाथ। वो आगे बोली, आप सोच रहे हैं मैं बदला लेने वाली हूँ। हाँ, मैं हूँ। किसी से भी जिसने मुझे चोट पहुंचाई हो। वो औरत मेरे लिए सबसे नीच थी। उसे पता था कि एमियस मुझसे प्यार करता है, कि वो उसे छोड़ देगा, और उसने उसे मार डाला ताकि मैं उसे न पा सकूं। वो पॉयरो की तरफ देखती है। क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत नीच हरकत थी? आप ईर्ष्या को नहीं समझती मैडम? नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर हार गए तो हार गए। अगर आप अपने पति को रोक नहीं पाए तो उसे शांति से जाने दें। ये पॉजेसिवनेस मुझे समझ में नहीं आती। अगर आपसे उसने शादी की होती तो शायद आप समझ जाती। नहीं, मुझे नहीं लगता। हम वो अचानक मुस्कुराई। वो मुस्कान अजीब थी, जैसे किसी असली भावना से दूर। देखिए, एक बात साफ कर दूं। ये मत सोचिए कि एमियस क्रेल ने किसी भोली लड़की को फंसाया था। ऐसा बिल्कुल नहीं था। जिम्मेदारी मेरी भी थी। मैं उससे एक पार्टी में मिली और मुझे पता था मुझे उसे पाना है। हालांकि वो शादीशुदा था। एक लिखी हुई चेतावनी से हकीकत नहीं रुकती। अगर वो अपनी पत्नी से नाखुश था और मेरे साथ खुश रह सकता था, तो क्यों नहीं? जिंदगी एक ही बार मिलती है। लेकिन कहा जाता है कि वो अपनी पत्नी के साथ खुश था। एल्सा ने सिर हिलाया। नहीं, वो बिल्ली कुत्ते की तरह झगड़ते थे। वो औरत उसे लगातार तंग करती थी। भयानक औरत थी वो। वो उठी और सिगरेट जलाई। हल्की मुस्कान के साथ बोली, शायद मैं उसके साथ नाइंसाफी कर रही हूँ, लेकिन सच में मुझे लगता है वो नफरत करने लायक थी। पोयरो धीरे से बोला, ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। हाँ, बहुत बड़ी ट्रेजेडी। अचानक उसके चेहरे पर थकान के बीच कुछ जिंदा हो उठा। उसने मुझे मार डाला। समझते हैं आप? मुझे भीतर से खाली कर दिया। उसके बाद से कुछ नहीं, सिर्फ खालीपन। उसने हाथ झटकते हुए कहा, जैसे कांच के डिब्बे से भरी हुई मछली। क्या एमियस क्रेल आपके लिए इतना मायने रखता था? उसने सिर हिलाया। अजीब सा इशारा, थोड़ा मासूम सा, थोड़ा दुख भरा। हाँ, मैं हमेशा एक ही चीज पर ध्यान देती रही हूँ। शायद मुझे अपने को खत्म कर लेना चाहिए, जैसे जूलियट ने किया था, लेकिन ऐसा करना मान लेना होता कि जिंदगी में मैं हार गई हूँ। और आपने क्या किया? जिंदगी वैसी ही चलनी चाहिए। एक बार दुख से उबरने के बाद मैं उबर गई। फिर मैंने सोचा अब अगली चीज पर बढ़ूंगी। हाँ, अगली चीज। पॉयरो ने देखा, खूबसूरत और अमीर एल्सा अपने खालीपन को भरने के लिए लगातार किसी न किसी चीज की तलाश में। कभी हीरो वर्शिप, कभी मशहूर पायलट से शादी, कभी एक बड़े खोजी आर्नल्ड स्टीवनसन, शायद कभी एमियस जैसा ही दिखने वाला, और फिर कला की दुनिया। डिटेशैम, एल्सा डिटेशैम ने कहा, मैंने कभी ढोंग नहीं किया। एक स्पेनिश कहावत है, मुझे हमेशा पसंद रही है, जो चाहो लो और उसकी कीमत चुकाओ। ईश्वर यही कहता है। मैंने वही किया। मैंने जो चाहा लिया और उसकी कीमत चुकाने को हमेशा तैयार रही। पॉयरो ने कहा, आप ये नहीं समझती मैडम कि कुछ चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। वो उसे घूरने लगी, बोली, मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रही। पॉयरो ने कहा, नहीं, नहीं, मैं समझता हूँ, लेकिन जिंदगी की हर चीज की कीमत नहीं होती। कुछ चीजें बिकाऊ नहीं होती। वो बोली, बकवास है। पॉयरो हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आवाज में उस औरत का घमंड था जो मेहनत से अमीर बनी थी। पॉयरो को अचानक उसके लिए दया महसूस हुई। उसने उस चेहरे को देखा जो अभी जवान, लेकिन आंखों में थकान थी। उसे वो लड़की याद आ गई
जिसकी पेंटिंग एमियस क्रेल ने बनाई थी। एल्सा डिटेशेम ने पूछा, मुझे इस किताब के बारे में बताइए। इसका मकसद क्या है? ये विचार किसका था? पोयरो बोला, मकसद क्या हो सकता है? बस पुरानी सनसनी को आज की चाशनी में परोसना। लेकिन आप तो लेखक नहीं हैं। नहीं, मैं अपराध का विशेषज्ञ हूँ। मतलब लोग आपसे क्राइम बुक्स के लिए सलाह लेते हैं। हमेशा नहीं, इस मामले में मुझे किसी ने काम सौंपा है। किसने? मैं इस किताब को इच्छुक पक्ष के लिए जांच रहा हूँ। कौन सा पक्ष? मिस कार्ला लेमर्शेंट। वो कौन है? वो एमियस और कैरोलिन क्रेल की बेटी है। एल्सा चौंकी, फिर बोली, ओह हाँ, मुझे याद है। एक बच्ची थी, अब तो वो बड़ी हो गई होगी। पोयरो बोला, हाँ, वो 21 साल की है। वो कैसी है? एल्सा ने पूछा। पोयरो ने कहा, लंबी, सांवली, बहुत सुंदर। उसमें हिम्मत और व्यक्तित्व है। मैं उससे मिलना चाहूंगी। शायद वो आपसे मिलना न चाहे, मैडम। क्यों? ओह, समझ गई। लेकिन बकवास है। उसे तो कुछ याद ही नहीं होगा। वो उस समय 6 साल की ही रही होगी। लेकिन उसे पता है कि उसकी माँ पर उसके पिता के कत्ल का मुकदमा चला था और वो सोचती है कि इसमें मेरी गलती है। ये संभव है। कितनी बेवकूफ़ी! अगर कैरोलिन ने इंसान की तरह व्यवहार किया होता तो आप कोई जिम्मेदारी नहीं मानती। क्यों मानो? मुझे कोई शर्म नहीं। मैं एमियस से प्यार करती थी। मैं उसे खुश रख सकती थी। वो पोयरो की तरफ देख रही थी। अचानक उसके चेहरे पर वही लड़की झलकने लगी जिसकी पेंटिंग बनाई गई थी। वो बोली, काश आप मेरी नजर से देख पाते, अगर आप समझ पाते। पोयरो आगे झुका। यही तो मैं चाहता हूँ। देखिए, मिस्टर फिलिप और मिस्टर मेरिडिथ दोनों मुझे उस समय की घटनाएं लिखकर दे रहे हैं। अगर आप भी। एल्सा ने हंसी उड़ाते हुए कहा, वो दोनों? फिलिप हमेशा मूर्ख था। मेरिडिथ तो कैरोलिन के पीछे घूमता रहता था। लेकिन उनकी बातों से आपको असली तस्वीर नहीं मिलेगी। पोयरो ने उसकी आंखों में चमक देखी, मानो मरी हुई औरत की जगह जिंदा औरत सामने आ रही हो। वो तेजी से बोले, क्या आप सच जानना चाहेंगे? ओ, किताब के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। पोयरो ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि बिना आपकी इजाजत के कुछ प्रकाशित नहीं करूंगा। मैं सच लिखना चाहती हूँ। कुछ देर वो चुप रही। उसके चेहरे की कठोरता पिघलकर फिर से जवानी जैसी लगने लगी। कैरोलिन ने ही उसे मारा। उसने एमियस को मारा। एमियस, जो जीना चाहता था, जिसे जिंदगी से प्यार था। नफरत को प्यार से ताकतवर नहीं होना चाहिए, लेकिन कैरोलिन की नफरत थी और मेरी नफरत कैरोलिन के लिए। मैं उससे नफरत करती हूँ। मैं उससे नफरत करती हूँ। वो पोयरो के पास आई। उसका हाथ उसकी बाह पर कस गया। वो बोली, आपको समझना होगा। एमियस और मेरे बीच क्या था, मैं आपको दिखाती हूँ। वो भागकर डेस्क की ओर गई, एक छुपी हुई दराज खोली और वहां से एक मुड़ा तुड़ा पुराना खत निकाला। वो वापस आई और पोयरो की ओर बढ़ाया। पोयरो को याद आया जैसे कोई बच्चा उसे अपना खजाना दे रहा हो। उसने खत खोला। उसमें लिखा था, एल्सा, तुम अद्भुत हो। तुम जैसी कोई नहीं। और फिर भी मुझे डर है। मैं बूढ़ा हूँ, चिड़चिड़ा, अस्थिर। मुझ पर भरोसा मत करो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें चाहूंगा। मैं तुम्हारे लिए सब छोड़ दूंगा। मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाऊंगा जो दुनिया को दंग कर देगी। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। एल्सा, एल्सा, मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। तुम्हारा, मौत तक। एमियस। वो 16 साल पुराना खत था। स्याही फीकी पड़ चुकी थी। कागज टूट रहा था, पर शब्द अभी जिंदा थे। पोयरो ने उस औरत की तरफ देखा जिसके नाम पर वो खत लिखा गया था। लेकिन अब वो औरत नहीं थी। वो फिर से एक प्यार में डूबी हुई लड़की बन गई थी। अध्याय 9। दिस लिटिल पिग हैड नन। ये छोटा सुअर खाली रहा। क्या मैं पूछ सकती हूँ, मिस्टर पोयरो, ये सब क्यों? किस लिए? पोयरो ने जवाब सोच कर दिया। वो जानता था कि ये एक बहुत तेज ग्रे आंखें एक छोटे सिकुड़े चेहरे से उसे गौर से देख रही थी। वो एक ऊंची इमारत की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर चढ़ा था और नंबर 584
गिलेस्पी बिल्डिंग्स के दरवाजे पर खटखटाया था। ये इमारत बनाई गई थी कामकाजी महिलाओं के लिए, छोटे छोटे फ्लैटलेट्स देने के लिए। यही एक छोटे कमरे में रहती थी मिस सिसिलिया विलियम्स। ये कमरा ही उनका बेडरूम, सिटिंग रूम, डाइनिंग रूम और गैस रिंग की मदद से किचन भी था। एक छोटा सा बगल में होल था जिसमें क्वार्टर लेंथ बाथ और बाकी जरूरी चीजें रखी थी। कमरा भले ही छोटा और साधारण था, लेकिन मिस विलियम्स ने उस पर अपनी पर्सनालिटी की छाप छोड़ दी थी। दीवारें हल्की ग्रे रंग की थी, उन पर कुछ चित्र टंगे थे, डांटे और बेट्रिस का मिलना, और वो पेंटिंग जिसे एक बच्चे ने एक हिंदी लड़की जो संतरे पर बैठी है कहकर आशा करके नाम दिया था। वहां वेनिस की 2 वाटर कलर्स थी और बॉटिचेली की प्राइमवेरा की एक सेपिया कॉपी। कमरे में रखी ड्रॉअर चेस्ट पर ढेर सारी पुरानी फोटोग्राफ्स रखी थी। हेयर स्टाइल देखकर लगता था कि 20-30 साल पुरानी होगी। फर्श पर बिछा कारपेट घिसा हुआ था, फर्नीचर पुराना और सस्ता। पॉयरो ने समझ लिया कि सिसिलिया विलियम्स बहुत साधारण और तंगी में जी रही थी। यहाँ रोस्ट बीफ जैसी ऐश नहीं थी। ये वही छोटा सुअर था जिसके पास कुछ नहीं था। उनकी आवाज तेज, साफ और आदेश भरी थी। आप मुझसे क्रेल केस की बातें जानना चाहते हैं, लेकिन क्यों? कहा गया है कि हर्क्यूल पॉयरो कभी-कभी सच्चाई से ज्यादा झूठ का सहारा लेता है और बड़ी चालाकी से कहानियां गढ़ लेता है, लेकिन यहाँ उसने तुरंत सच्चाई बोलने का फैसला किया। मिस विलियम्स उस तरह की औरत थी जिनके पास बच्चों को सिखाने का सबसे बड़ा हथियार था, अथॉरिटी। जब वो कहती, जोआन हाथ धोकर आओ या एलिजाबेथियन पोएट्स वाला चैप्टर पढ़ो और मेरे सवालों के जवाब दो, तो बच्चे हमेशा उसका आदेश मानते। उन्हें कभी शक भी नहीं होता था कि उनकी बातें टाली जा सकती है। इसीलिए पॉयरो ने कोई बहाना नहीं बनाया। उसने साफ बताया कि कार्ला लेमर्शेंट किस हाल में उससे मिलने आई थी। छोटे कद की बुजुर्ग औरत जो सादे लेकिन साफ कपड़े पहनी थी। ध्यान से सुनती रही, फिर बोली, मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि उस बच्ची का क्या हाल है। कैसी बनी वो? पॉयरो बोला, वो बहुत चार्मिंग और अट्रैक्टिव है। हिम्मत भी है उसमें और अपनी राय रखने का साहस भी। अच्छा, मिस विलियम ने संक्षेप में कहा। पॉयरो ने जोड़ा, और हाँ, वो बहुत जिद्दी भी है। उसे आसानी से मना करना या टालना असंभव है। गवर्नेस ने सोचकर सिर हिलाया, पूछा, क्या वो कलात्मक है? पॉयरो ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता। मिस विलियम्स ने सूखी आवाज में कहा, ये तो अच्छी बात है, शुक्र है। उनकी आवाज से साफ था कि उन्हें कला के लोगों से कोई खास लगाव नहीं था। फिर बोली, आपके हिसाब से तो वो अपनी माँ पर गई है, पिता पर नहीं। पॉयरो ने कहा, संभव है, ये तो आप खुद बता पाएंगी जब आप उससे मिलेंगी। क्या आप उससे मिलना चाहेंगी? उसे देखना चाहूंगी। यह हमेशा दिलचस्प होता है मिस्टर पॉयरो, यह जानना कि एक बच्चा जिसे आपने बचपन में जाना है अब कैसे बड़ा हुआ है। जब आपने उसे आखिरी बार देखा था तब वो बहुत छोटी रही होगी। हाँ, वो सिर्फ 5 साल की थी। बहुत प्यारी बच्ची, शायद थोड़ी ज्यादा चुप-चुप, सोचने वाली। अपने खेल खुद खेलती थी, दूसरों को शामिल नहीं करती थी, और मासूम। पॉयरो बोला, ये अच्छा हुआ कि वो इतनी छोटी थी। हाँ, सही है। अगर वो बड़ी होती तो उस दुखद घटना का असर उस पर बहुत बुरा पड़ता। पॉयरो ने धीरे से कहा, फिर भी लगता है जैसे उस पर बोझ तो था ही, चाहे उसे बहुत कुछ समझाया न गया हो। फिर भी घर का रहस्यमय माहौल, अचानक सब बदल जाना, ये चीजें बच्चे के लिए अच्छी नहीं होती। मिस विलियम्स ने सोचा और कहा, शायद जितना आप सोच रहे हैं उतना नुकसान नहीं हुआ। पॉयरो ने आगे कहा, कार्ला लेमर्शेंट यानी छोटी कार्ला क्रेल के बारे में जानने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। शायद आप ही इसका जवाब दे सके। हाँ, पूछिए, पॉयरो ने हाथ हिलाते हुए कहा। जब भी मैं कार्ला का जिक्र करता हूँ, लोगों की प्रतिक्रिया अजीब होती है, जैसे वे भूल गए हो कि कोई बच्चा भी था। क्या ये स्वाभाविक है? आमतौर पर किसी भी शादी टूटने की स्थिति में बच्चा एक अहम बिंदु होता है, लेकिन यहाँ बच्चे का जिक्र
जैसे मायने ही नहीं रखता। ये मुझे अजीब लगता है। मिस विलियम्स ने तुरंत कहा, आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी मिस्टर पॉयरो। और इसी वजह से मैंने कहा था कि कार्ला को अलग माहौल में ले जाना कुछ हद तक उसके लिए अच्छा रहा, वरना बड़ी होने पर शायद उसे घर के जीवन में एक खालीपन महसूस होता। वो थोड़ा झुककर धीरे धीरे बोली, मैंने अपने काम में माता पिता और बच्चों का रिश्ता देखा है। ज्यादातर बच्चे अपने माता पिता के ओवर अटेंशन से परेशान होते हैं। बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा निगरानी, इससे बच्चा घुटन महसूस करता है और आजादी चाहता है। अकेले बच्चे के साथ तो ये और ज्यादा होता है, और माताएं इसमें सबसे आगे होती हैं। नतीजा ये होता है कि पति को लगता है कि वो पीछे छूट गया है, और फिर वो बाहर अटेंशन ढूंढता है। कई बार इससे शादी टूट जाती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। कभी कभी पति पत्नी आपस में इतने डूबे होते हैं कि बच्चा उन्हें ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगता। ऐसे में बच्चा खुद को अलग अलग महसूस करता है। मिसेस क्रेल एक अच्छी माँ थी, हमेशा कार्ला की सेहत और भलाई का ध्यान रखती थी, उसके साथ खेलती थी। लेकिन असलियत यह है कि उनका पूरा जीवन सिर्फ अपने पति के इर्द गिर्द घूमता है। वो सिर्फ उन्हीं में जीती थी। थोड़ा रुककर मिस विलियम्स ने धीमे स्वर में कहा, यही वजह है कि उन्होंने आखिरकार वैसा कदम उठाया। पॉयरो बोला, आपका मतलब है कि वे पति पत्नी से ज्यादा लवर्स की तरह थे? मिस विलियम्स ने हल्की सी बोहें सिकोड़ कर कहा, आप इसे ऐसा कह सकते हैं। और वो भी उससे उतना ही प्यार करता था जितना वो उससे। वे दोनों एक समर्पित जोड़ी थी, लेकिन वो आखिरकार एक पुरुष था। मिस विलियम्स ने पुरुष शब्द पर खास जोर दिया, जैसे पुराने विक्टोरियन जमाने की सोच हो। पुरुष, मिस विलियम्स ने कहा और रुक गई, जैसे कोई अमीर जमींदार बोल्शेविक कहे, या कोई कम्युनिस्ट पूंजीपति, या कोई गृहिणी कॉकरोच। वैसे ही मिस विलियम्स ने कहा पुरुष। उनके अविवाहित गवर्नेस जैसे जीवन से नारीवाद की तेज लहर उठी। उनकी बात सुनने वाला कोई भी व्यक्ति समझ जाता कि मिस विलियम्स के लिए पुरुष दुश्मन है। पॉयरो ने पूछा, तो आप पुरुषों की हिमायती नहीं हैं? उन्होंने सूखे स्वर में उत्तर दिया, इस दुनिया में सबसे अच्छा हिस्सा पुरुषों को ही मिलता है। मैं चाहती हूँ कि हमेशा ऐसा न रहे। पॉयरो ने उन्हें गौर से देखा। वो साफ देख सकता था कि मिस विलियम्स रेलिंग से खुद को जंजीर से बांध रही है या भूख हड़ताल कर रही है। फिर उसने सीधा सवाल किया, आपको एमएस क्रेल पसंद नहीं था? बिल्कुल नहीं। न वो मुझे पसंद था, न उसका व्यवहार। अगर मैं उसकी पत्नी होती तो उसे छोड़ चुकी होती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी स्त्री को सहनी नहीं चाहिए। लेकिन मिसेस क्रेल ने तो सहा। हाँ, आपको लगता है वो गलत थी? हाँ, औरत को अपने सम्मान के साथ जीना चाहिए, अपमान सहना नहीं चाहिए। क्या आपने कभी मिसेस क्रेल से ये बात कही? नहीं, मेरी जगह ये कहने की नहीं थी। मुझे एंजेला को पढ़ाने के लिए रखा गया था, न कि मिसेस क्रेल को बिना मांगे सलाह देने के लिए। ऐसा करना बदतमीजी होता। आपको मिसेस क्रेल पसंद थी? हाँ, मुझे वे बहुत प्रिय थी। उनकी सख्त आवाज अचानक नरम हो गई। उसमें स्नेह और दुख दोनों थे। मैं उन्हें बहुत चाहती थी और उनके लिए दुखी भी थी। और आपकी स्टूडेंट एंजेला वॉरेन? वो बहुत दिलचस्प लड़की थी, सबसे दिलचस्प विद्यार्थी में से एक। उसका दिमाग बहुत अच्छा था, लेकिन वो अनुशासनहीन, गुस्सैल और संभालना कठिन थी। फिर भी उसका व्यक्तित्व बहुत मजबूत था। कुछ रुककर उन्होंने आगे कहा, मुझे हमेशा उम्मीद रही कि वो जीवन में कुछ बड़ा करेगी, और उसने किया। आपने उसकी किताब पढ़ी, सहारा पर? और उसने फ्यूम की कब्रें भी खोजी। हाँ, मैं उस पर गर्व करती हूँ। भले ही मैं एल्डरबेरी में 2.5 साल रही, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैंने उसके दिमाग में आर्कियोलॉजी के प्रति रुचि बना दी। पॉयरो ने कहा, फिर भी बाद में उसे स्कूल भेजने का निर्णय लिया गया। आपको बुरा नहीं लगा? नहीं मोज़ियो पॉयरो, मुझे लगा ये ठीक ही हुआ। फिर उन्होंने विस्तार में समझाया, एंजेला बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन काफ़ी मुश्किल भी रही थी। वो उस उम्र में थी जब लड़की न तो पूरी तरह बच्ची रहती है, न औरत बनती है। एक पल वो समझदार और परिपक्व होती, अगले ही पल शरारती बच्ची, गुस्सैल और जिद्दी। उस उम्र की लड़कियां बहुत संवेदनशील होती हैं।
बच्चा कहो तो बुरा मानती है, बड़ा कहो तो झेप जाती है। एंजेला भी वैसी ही थी। कभी घंटों उदास रहती, कभी पेड़ों पर चढ़ जाती, बगीचे के लड़कों के साथ भागदौड़ करती और किसी की बात नहीं मानती। ऐसे समय में स्कूल बहुत सहायक होता है। साथियों का वातावरण और अनुशासन इंसान को समाज का ठीक सदस्य बनाते हैं। एंजेला का घर का माहौल आदर्श नहीं था। मिसेस क्रेल उसे बहुत बिगाड़ती थी। वो हमेशा बहन से अपनी बात मनवाती और इसी कारण अक्सर मिस्टर क्रेल से उसकी तकरार होती। मिस्टर क्रेल मानते थे कि पत्नी का ध्यान उन पर होना चाहिए। वो एंजेला से लगाव रखते थे, दोनों साथ में खेलते भी थे, लेकिन जब मिसेस क्रेल एंजेला की तरफदारी करती तो वो गुस्से से भर जाते। अगर वो पति का साथ देती तो एंजेला नाराज हो जाती। तब एंजेला बदला लेने के लिए छोटी छोटी शरारतें करती। एक बार उसने उनके ड्रिंक में नमक डाल दिया, जिससे वो बुरी तरह चिढ़ गए। असली हद तब हुई जब उसने उनके बिस्तर में घोंघे डाल दिए। उन्हें उनसे बेहद चिढ़ थी। तब उनका धैर्य टूट गया और उन्होंने कहा कि अब एंजेला को स्कूल भेजना ही पड़ेगा। एंजेला को बहुत बड़ा धक्का लगा। हालांकि उसने पहले कभी खुद भी बोर्डिंग स्कूल जाने की इच्छा जताई थी, लेकिन उसने इसे बड़ा अपमान मान लिया। मिसेस क्रेल चाहती नहीं थी कि वो जाए, मगर मैंने उन्हें समझाया कि एंजेला के लिए यह अच्छा होगा। आखिरकार तय हुआ कि वो हेल्स्टन स्कूल जाएगी। लेकिन छुट्टियों पर मिसेस क्रेल दुखी रही और एंजेला ने भी मन में मिस्टर क्रेल के प्रति गुस्सा रखा। ये गंभीर तो नहीं था, मोज़ियो पोयरो, लेकिन उस गर्मी में माहौल में एक अजीब तनाव बना रहा। पोयरो ने पूछा, मतलब एल्सा ग्रियर? मिस विलियम्स ने तुरंत कहा, बिल्कुल, और फिर होठ सख्ती से बंद कर लिए। आपकी राय एल्सा ग्रियर के बारे में क्या थी? मेरी नज़र में वो बिना सिद्धांतों वाली लड़की थी। वो बहुत जवान थी उस समय, इतनी कि समझ सके उसके लिए कोई बहाना नहीं। शायद वो उससे प्यार कर बैठी थी। मिस विलियम्स जोर से हंसी दबाते हुए बोली, प्यार में पड़ गई थी वो? मोज़ियो पोयरो, चाहे हमारे फीलिंग्स कुछ भी हो, हमें उन्हें कंट्रोल करना चाहिए, और अपने जज्बातों को तो बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। उस लड़की में बिल्कुल भी सिद्धांत नहीं थे। मिस्टर क्रेल शादीशुदा थे, लेकिन उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसे कोई शर्म नहीं थी, बड़ी ठंडी और जिद्दी थी। हो सकता है उसका बचपन सही ना गुजरा हो, पर यही उसकी सबसे बड़ी एक्सक्यूज है। पोयरो ने कहा, मिस्टर क्रेल की मौत ने उसे बहुत बड़ा झटका दिया होगा। मिस विलियम्स बोली, हाँ दिया तो था, लेकिन उसमें पूरी गलती उसी की थी। मैं कत्ल को सही नहीं ठहराती, लेकिन मोज़ियो पोयरो, अगर किसी औरत को कभी हद तक धकेला गया हो तो वो औरत कैरोलिन क्रेल ही थी। सच कहूँ तो कई बार मुझे खुद दोनों को मार डालने का मन होता था। उसकी बीवी के सामने उस लड़की को घुमाना, उसकी बदतमीजी झेलना। हाँ, वो लड़की काफ़ी बदतमीज थी मोज़ियो पोयरो। एमियस क्रेल को जो हुआ वो डिजर्व ही करता था। कोई आदमी अपने बीवी के साथ ऐसा बर्ताव करे और सज़ा ना पाए, ये तो गलत है। उसकी मौत बस एक न्याय थी। पोयरो ने धीरे से कहा, आपके जज्बात काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो छोटी सी औरत अपनी ग्रे आंखों से बोली, हाँ, मुझे शादी के रिश्ते पर बहुत मजबूत विश्वास है। अगर उसे इज्जत न मिले तो समाज बिगड़ जाता है। मिसेस क्रेल एक वफादार पत्नी थी। उसके पति ने जानबूझकर उसे अपमानित किया और अपनी मिस्ट्रेस को उसके घर में ले आया। जैसे मैंने कहा, उसे जो हुआ वो डिजर्व करता था। उसने कैरोलिन को हद से ज़्यादा परेशान किया और मैं तो उसे दोषी नहीं मानती। पोयरो ने कहा, उसने बहुत बुरा किया, ये मैं मानता हूँ, लेकिन याद रखिए वो एक बड़ा आर्टिस्ट था। मिस विलियम्स ने ज़ोर से नाक से आवाज़ निकाली, ओह हाँ, वही तो आजकल एक्सक्यूज़ है। आर्टिस्ट है तो शराब, झगड़ा, बेवफाई सब माफ़। और मिस्टर क्रेल कितना बड़ा आर्टिस्ट था। शायद कुछ साल तक लोग उसकी पेंटिंग्स पसंद करें, लेकिन वो टिकेंगी नहीं। उसे तो सही से ड्रॉ भी नहीं करना आता था। एनाटॉमी गलत, पर्सपेक्टिव बेकार। मैं जानती हूँ, मैंने फ्लोरेंस में पढ़ाई की थी। असली मास्टर्स की कला के सामने मिस्टर क्रेल की पेंटिंग्स मजाक जैसी लगती है। कुछ रंग कैनवस पर फेंक देना, बिना कंस्ट्रक्शन, बिना मेहनत। मुझे मत कहिए कि मैं उसकी पेंटिंग को एडमायर करूं। पोयरो बोला, उसकी 2 पेंटिंग स्टेट गैलरी में भी लगी है। मिस विलियम्स ने सूखी हंसी दी। हो सकता है वैसी ही जैसे एक एप्स्टाइन की स्टैचू भी वहाँ हो।
पॉयरो ने कहा, तो आप उसकी बेटी की भावनाओं से सहमत हैं? मिस विलियम्स बोली, हाँ, मुझे कार्ला के लिए पूरी सहानुभूति है। पॉयरो ने पूछा, क्या आपको आपत्ति होगी अगर आप मेरे लिए इस पूरी घटना का विस्तार से लिखित विवरण तैयार करें? मिस विलियम्स ने कहा, मतलब ताकि वो खुद पढ़ सके? पॉयरो बोला, हाँ। मिस विलियम्स धीरे धीरे बोली, नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो वो इस मामले को पूरी तरह से समझने पर अड़ी हुई है। पॉयरो ने कहा, हाँ शायद ये बेहतर होता कि उसे सच्चाई कभी पता ही न चलती। मिस विलियम्स ने बीच में टोका, नहीं, सच्चाई का सामना करना हमेशा अच्छा होता है। सच्चाई छुपाकर दुख से भागा नहीं जा सकता। कार्ला को सच जानकर झटका तो लगा है, लेकिन अब वो पूरी बात जानना चाहती है। मुझे लगता है ये एक बहादुर लड़की का सही रवैया है। जब उसे सब मालूम हो जाएगा तो वो इस बात को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी जी सकेगी। पॉयरो ने कहा, शायद आप सही कह रही है। मिस विलियम्स बोली, मुझे पूरा यकीन है कि मैं सही कह रही हूँ। पॉयरो ने कहा, लेकिन बात इतनी ही नहीं है। कार्ला सिर्फ सच्चाई नहीं जानना चाहती, वो अपनी माँ को निर्दोष साबित करना चाहती है। मिस विलियम्स ने धीरे से कहा, बेचारी बच्ची। पॉयरो ने पूछा, आप यही सोचती है? मिस विलियम्स बोली, अब मुझे समझ में आया है कि आप क्यों कह रहे थे कि शायद अच्छा होता अगर उसे कुछ पता ही न चलता। फिर भी मैं मानती हूँ कि सच्चाई जानना ही सही है। अपनी माँ को निर्दोष साबित करना उसकी स्वाभाविक इच्छा है, और चाहे सच्चाई कितनी भी कठिन क्यों न हो, मुझे लगता है कार्ला इतनी बहादुर है कि वो उसे झेल सकेगी और सच से मुंह न मोड़े। पॉयरो ने पूछा, आपको पूरा यकीन है कि यही सच है? मिस विलियम्स चौंकी, मैं समझी नहीं। पॉयरो ने कहा, क्या आपको जरा भी शक नहीं होता कि मिसेस क्रेल निर्दोष हो सकती थी? मिस विलियम्स बोली, नहीं, इस संभावना को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। पॉयरो ने कहा, लेकिन उन्होंने खुद तो हमेशा कहा कि ये सुसाइड था। मिस विलियम्स ने सूखे स्वर में कहा, बेचारी औरत को कुछ तो कहना ही था। पॉयरो ने कहा, क्या आप जानती हैं कि मिसेस क्रेल ने मरने से पहले अपनी बेटी के नाम एक चिट्ठी छोड़ी थी? उसमें उन्होंने कसम खाकर लिखा था कि वो निर्दोष है। मिस विलियम्स ने चौंक कर देखा और तीखे स्वर में बोली, यह बहुत गलत था। पॉयरो ने पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है? मिस विलियम्स बोली, हाँ, मुझे पता है, आप भी शायद ज्यादातर मर्दों की तरह भावुक हैं। पॉयरो ने नाराज होकर कहा, नहीं, मैं भावुक नहीं हूँ। मिस विलियम्स बोली, लेकिन झूठा भावुकपन भी तो होता है। ऐसे गंभीर पल में झूठ क्यों लिखा? सिर्फ अपनी बेटी का दर्द कम करने के लिए? हाँ, कई औरतें ऐसा करती हैं, लेकिन मैंने मिसेस क्रेल से ये उम्मीद नहीं की थी। वो बहादुर थी और सच्ची थी। मुझे तो उम्मीद थी कि वो अपनी बेटी से कहती कि दूसरों का न्याय मत करना। पॉयरो ने झुंझला कर कहा, तो आप ये मानने को भी तैयार नहीं है कि कैरोलिन क्रेल ने सच लिखा था? मिस विलियम्स बोली, बिल्कुल नहीं। पॉयरो ने कहा, और फिर भी आप कहती है कि आपका उनसे बहुत लगाव था। मिस विलियम्स ने धीरे से कहा, हाँ, मैं उनसे बहुत स्नेह और सहानुभूति रखती थी। पॉयरो ने कहा, तो फिर? मिस विलियम्स ने उन्हें अजीब सी नज़रों से देखा और बोली, आप नहीं समझ रहे मिस्टर पॉयरो। अब इतने सालों बाद ये कहना गलत नहीं होगा। सच ये है कि मुझे पक्का पता है कैरोलिन क्रेल दोषी थी। पॉयरो हक्का बक्का रह गया। क्या? मिस विलियम्स बोली, हाँ, ये सच है। उस समय मैंने जो कुछ जाना था वो नहीं बताया। शायद मैंने ठीक किया, शायद नहीं, लेकिन आपको एक बात साफ साफ माननी होगी, कैरोलिन क्रेल दोषी थी। अध्याय 10। दिस लिटिल पिग क्राइड वी वी। ये छोटा सुअर बोला वी वी वी। एंजेला वॉरेन का फ्लैट रेगनेट पार्क की तरफ खुलता था। उस वसंत की सुबह खिड़की से आती नरम हवा गांव जैसा एहसास दे रही थी, अगर नीचे सड़कों पर गाड़ियों का लगातार शोर न होता। पॉयरो खिड़की से मुड़ा, तभी दरवाजा खुला और एंजेला वॉरेन कमरे में आई। ये पहली बार नहीं था जब उसने उन्हें देखा। वो पहले ही उनके द्वारा रॉयल ज्योग्राफिकल में दिए गए एक लेक्चर में शामिल हो चुका था। उसे लगा था कि वो एक बेहतरीन लेक्चर था। हाँ, थोड़ा सूखा जरूर, लेकिन बेहद स्पष्ट और तकनीकी। मिस वॉरेन की आवाज साफ और प्रभावशाली थी। वह न तो झिझकी, न ही शब्दों की तलाश की। कोई रोमांटिक या साहसिक आकर्षण नहीं था,
बस सटीक तथ्यों की प्रस्तुति और समझदार निष्कर्ष। पॉयरो को लगा, ये एक ऑर्डरली दिमाग है, अनुशासित और तार्किक। करीब से देखने पर उसने महसूस किया कि एंजेला वॉरेन कभी बहुत खूबसूरत भी हो सकती थी। उनके नक्श सख्त लेकिन सुंदर थे। घनी भूरी बोहें, तेज नजरें, गोरा रंग, चौड़े कंधे और हल्की सी मर्दाना चाल। उनके चेहरे पर एक बड़ा निशान था, दाहिनी आंख के पास का हिस्सा विकृत, लेकिन अब इतना पुराना कि वो खुद भी उसकी परवाह नहीं करती थी। पोयरो ने सोचा, जिन 5 लोगों में उसकी दिलचस्पी बनी थी, उनमें जिनके पास जिंदगी की सबसे बड़ी सुविधाएं थी, वही सबसे कम सफल और नाखुश निकले। उदाहरण के लिए एल्सा, जिसके पास जवानी, खूबसूरती और दौलत थी, पर उसकी जिंदगी बर्फ से जमी कली जैसी हो गई थी, अधूरी और बेजान। वही मिस सिसिलिया विलियम्स के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो संतोषी और जिज्ञासु थी। और अब एंजेला वॉरेन, एक लड़की जिसने बदसूरती और अपमान को झेला था, लेकिन उसी संघर्ष ने उसकी आत्मा को मजबूत बना दिया था। अब वो एक दृढ़ और शक्तिशाली औरत थी, तेज दिमाग और अपार ऊर्जा के साथ। पॉयरो ने सोचा, वो खुश भी है और सफल भी। हालांकि वो किस्म की औरत नहीं थी जो पॉयरो को पसंद आती। उसकी पसंद हमेशा रंगीन और चटपटी औरतें रही थी। एंजेला वॉरेन उसे थोड़ी फेम फॉर्मिडेबल लगी, मजबूत, अनुशासित और थोड़ी डराने वाली। लेकिन उनके साथ बात पर आना आसान था। पॉयरो ने बिना किसी घुमावदार तरीके के सीधा काला लेमशंट की बात बताई। एंजेला का सख्त चेहरा अचानक चमक उठा। छोटी कार्ला, वो यहाँ है। मैं उसे मिलना चाहूंगी। आपका उससे संपर्क नहीं रहा। जितना होना चाहिए था उतना नहीं। जब वो कनाडा गई, मैं स्कूल में थी। सोचा था कि जल्दी वो हमें भूल जाएगी। हाल के सालों में बस क्रिसमस पर कभी कभार तोहफा ही रिश्ता बनाए रखता है। मैंने समझ लिया था कि उसका भविष्य वही कनाडा में होगा। हालात में यही बेहतर था। पॉयरो ने कहा, ऐसा सोचना स्वाभाविक है। नया नाम, नई जगह, नई जिंदगी, लेकिन इतना आसान नहीं था। फिर उसने कार्ला की सगाई और उसके द्वारा की गई खोज की बात बताई। एंजेला शांत होकर सुनती रही, चेहरा हाथ पर टिका हुआ। कोई भाव नहीं बदला, लेकिन सुनकर उसने धीरे से कहा, काफी अच्छी बात है कार्ला के लिए। पॉयरो चौंक गया। यह पहली बार था जब किसी ने ऐसा कहा। आप सहमत हैं मिस वॉरेन? बिल्कुल, मैं उसकी हर सफलता चाहती हूँ। अगर मैं मदद कर सकूँ तो ज़रूर करूँगी। मुझे अफसोस है कि मैंने खुद पहले कुछ नहीं किया। तो आपको लगता है कि उसके शक में सच्चाई हो सकती है? एंजेला ने तीखे स्वर में कहा, ऑफ कोर्स, कैरोलिन ने वो काम नहीं किया। मैं हमेशा से जानती हूँ। पॉयरो बुदबुदाया, आपने मुझे सचमुच हैरान कर दिया। बाकी सबने तो उल्टा कहा। एंजेला ने बीच में टोका, उसे कुछ नहीं होता, सबूत चाहे कितने भी हो। मैं अपनी बहन को जानती हूँ और मुझे पक्का यकीन है कि कैरोलिन कभी किसी की हत्या नहीं कर सकती थी। क्या किसी इंसान के बारे में इतना निश्चित कहा जा सकता है? ज़्यादातर मामलों में नहीं, लेकिन कैरोलिन के मामले में कारण अलग थे, ऐसे कारण जिन्हें मैं सबसे बेहतर समझ सकती हूँ। उसने अपने घायल गाल को छुआ। देख रहे हैं इसे? आपने शायद सुना होगा। पॉयरो ने सिर हिलाया। ये कैरोलिन ने किया था और इसी वजह से मैं जानती हूँ, पक्का जानती हूँ कि कैरोलिन ने हत्या नहीं की। पॉयरो ने कहा, ये ज़्यादातर लोगों को सही नहीं लगेगा। एंजेला वॉरेन बोली, नहीं, बात उल्टी है। उसी तरह इसे इस्तेमाल किया गया था। कुछ लोगों ने कहा कि कैरोलिन का गुस्सा हिंसक और बेकाबू है क्योंकि उसने बचपन में मुझे चोट पहुंचाई थी। तो उन्होंने ये तर्क दिया कि वही औरत अपने धोखेबाज पति को जहर देने में भी सक्षम है। लेकिन मैंने फ़र्क समझा। अचानक आए गुस्से में इंसान जहर लाकर अगले दिन सोच समझकर इसे इस्तेमाल नहीं करता। एंजेला ने झुंझलाहट से हाथ हिलाया। मैं वही नहीं कह रही, मेरी बात और है। मान लीजिए आप एक इंसान हैं जो सामान्य रूप से बहुत स्नेही है, लेकिन आपको जेलसी बहुत जल्दी घेर लेती है। और अगर ज़िंदगी के उस दौर में जब आप पे खुद को कंट्रोल न हो, सबसे मुश्किल होता है, आप गुस्से में लगभग हत्या कर बैठे, तो सोचिए उस शौक, उस पछतावे, उस डर को जो आपके दिल में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। कैरोलिन जैसी संवेदनशील औरत के लिए वो पछतावा कभी खत्म नहीं हुआ।
बचपन में मुझे चोट पहुंचाने का अपराध बोध उसके दिल से कभी गया ही नहीं। उसी वजह से उसके सारे व्यवहार रंगे हुए थे। मेरे लिए उसका प्यार, उसका लगाव हमेशा सबसे ऊपर था। आधे झगड़े जो उसके अहमियत से होते थे वो मेरी वजह से होते। वो ठहर कर बोली, सच कहूँ तो मेरे लिए बुरा था, मैं बिगड़ गई थी, लेकिन मुद्दा वो नहीं। मुद्दा ये है कि कैरोलिन पर उसका क्या असर हुआ। उस एक बार के हिंसक वजह से उसने हमेशा हिंसा से नफरत की। वो डरती थी हिंसा से। वो हर वक्त खुद पर नज़र रखती थी कि कहीं फिर से वैसा ना हो जाए। इसलिए उसने अपनी एक आदत बना ली, बहुत बड़ी बड़ी और डरावनी बातें कहना। उसे लगता था, और मनोविज्ञान के हिसाब से सही भी था, कि अगर वो जुबान से काफ़ी हिंसक रही हो तो कभी हाथ से हिंसक नहीं बनेगी। इसीलिए मैंने उसे कहते सुना, मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, और मुझे और अहमियत से अगर तुम मुझे सताते रहे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। असल में वो खुद को इसी तरह बैलेंस करती थी, इसीलिए उसके और अहमियत के झगड़े बहुत भयानक और नाटकीय होते। पॉयरो ने सिर हिलाया। हाँ, ये सच है। सबूत में यही बताया गया कि वे दोनों बिल्ली कुत्ते की तरह लड़ते थे। एंजेला बोली, बिल्कुल, लेकिन ये सबूत गलत दिशा दिखाता है। हाँ, कैरोलिन और एमियस झगड़ते थे, बुरी बुरी बातें कहते थे, लेकिन असल में उन्हें मज़ा आता था। एमियस खुद एंजॉय करता था। वो एक आर्टिस्ट था। उसे नाटक, ड्रामा और इमोशनल सीन अच्छे लगते थे। दूसरों को ये झगड़े खौफनाक लगते थे, लेकिन उनके लिए ये एक खेल जैसा था। वो उदासी से बोली, काश मुझे गवाही देने देते तो मैं सब बता सकती थी, पर शायद तब मैं इतनी साफ समझ नहीं पाई होती। अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे सब साफ दिखाई देता है। उसने पॉयरो की ओर देखा। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं? पॉयरो ने जोर से सिर हिलाया, पूरी तरह। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शांति बोरिंग लगती है। उन्हें अपनी जिंदगी में ड्रामा बनाने के लिए कुछ टेंशन चाहिए। सही कहा। फिर पॉयरो ने पूछा, और आपके अपने जज्बात उस समय क्या थे? एंजेला ने आह भरी, ज्यादातर कंफ्यूजन और बेबसी। कैरोलिन को 3 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे लगा कोई गलती है, लेकिन कैरो को मेरी चिंता थी। उसने तुरंत मिस विलियम्स को कहा कि मुझे रिश्तेदारों के पास ले जाए। पुलिस ने भी रोक नहीं लगाई। फिर तय हुआ कि मेरी गवाही नहीं चाहिए, तो मुझे विदेशी स्कूल भेज दिया गया। मुझे बुरा लगा, लेकिन कहा गया कि यही कैरोलिन की शांति का कारण होगा। फिर धीमे से बोली, मैं म्यूनिक भेज दी गई। वही मैं थी जब वर्डिक्ट आया। उन्होंने मुझे कैरो से मिलने तक नहीं दिया। शायद ये एकमात्र बार था जब उसने मेरी भावनाओं को पूरी तरह नहीं समझा। पॉयरो ने धीरे से कहा, शायद उसने सोचा होगा कि जेल में मिलना तुम्हारे लिए और भी भयानक असर डालेगा। एंजेला धीरे से बोली, शायद। वो उठ खड़ी हुई और बोली, जब फैसला आया और उसे सज़ा सुनाई गई तो कैरो ने मुझे एक खत लिखा था। वो खत मैंने कभी किसी को नहीं दिखाया। अब लगता है आपको दिखाना चाहिए। इसे आप समझ पाएंगे कि असल में कैरोलिन कैसी थी। आप चाहे तो इसे कार्ला को भी दिखा सकते हैं। वो दरवाजे तक गई, फिर मुड़कर बोली, आइए मेरे कमरे में। यहाँ कैरोलिन का एक पोर्ट्रेट है। पॉयरो ने चित्र देखा। कलात्मक दृष्टि से वो खास नहीं था, लेकिन कैरोलिन का चेहरा लंबा, भावुक, थोड़ा संकोची, सुंदर लेकिन अनिश्चित। पॉयरो को सब समझ आया। उसने महसूस किया कि वो कोई आदमी उसे कभी भूल नहीं सका। एंजेला उसके पास खड़ी थी, हाथ में वो खत लिए। धीरे से बोली, अब जब आपने उसका चेहरा देख लिया, ये उसका लेटर पढ़िए। पॉयरो ने सावधानी से खत खोला और कैरोलिन क्रेल का 16 साल पुराना लिखा हुआ पत्र पढ़ना शुरू किया। डार्लिंग एंजेला, तुम्हें बुरी खबर सुननी पड़ेगी और तुम दुखी भी होगी, लेकिन मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि सब ठीक है। मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला और अब भी नहीं बोलूँगी। मैं सचमुच खुश हूँ। मुझे एक ऐसी शांति और सही होने का एहसास है जो पहले कभी नहीं था। सब ठीक है डार्लिंग, सब ठीक है। मेरे लिए पीछे मुड़कर मत देखना। अपनी ज़िंदगी जीना और दुख मत करना और आगे बढ़ना तुम कर सकती हो। मुझे पूरा विश्वास है। सब ठीक है डार्लिंग, और मैं एमियस के पास जा रही हूँ। मुझे बिल्कुल शक नहीं है कि हम फिर साथ होंगे। मैं उसके बिना जी नहीं सकती थी।
मेरे लिए सिर्फ एक काम करना, खुश रहना। मैंने तुम्हें बता दिया है, मैं खुश हूँ। हर किसी को अपने कर्ज चुकाने होते हैं। ये बहुत सुंदर है, ऐसा सुकून महसूस करना। तुम्हारी प्यारी बहन कैरो। हर्क्यूल ने चिट्ठी को 2 बार पढ़ा, फिर उसे लौटा दिया और कहा, ये एक बहुत खूबसूरत चिट्ठी है मैडमोज़ेल, और बहुत ही असाधारण। एंजेला वॉरेन ने कहा, कैरोलिन वाकई असाधारण इंसान थी। पॉयरो ने सिर हिलाया। हाँ, उसका दिमाग भी अलग था, लेकिन क्या तुम मानती हो कि ये चिट्ठी उसकी निर्दोषता साबित करती है? एंजेला ने तुरंत कहा, बिल्कुल। पॉयरो ने शांत स्वर में बोला, लेकिन इसमें साफ साफ ऐसा लिखा तो नहीं है। एंजेला ने कहा, क्योंकि कैरो जानती थी कि मैं कभी उसे दोषी मान ही नहीं सकती। पॉयरो ने धीरे कहा, शायद, पर इसे एक और तरह से भी लिया जा सकता है, जैसे कि वो सचमुच दोषी थी और अपने अपराध की सज़ा स्वीकार कर शांति पा रही थी। ये विचार पॉयरो के मन में घूम गया। अब तक सारी बातें कैरोलिन की गिल्ट की ओर इशारा करती थी, और अब खुद उसकी लिखी चिट्ठी भी उसी के खिलाफ गवाही देती है। दूसरी ओर सिर्फ एंजेला वॉरेन का अटूट विश्वास था। वो अपनी बहन को अच्छे से जानती थी, लेकिन क्या ये यकीन सिर्फ एक बहन की अंधी निष्ठा थी, जैसे उसकी मन की बात पढ़ ली हो? एंजेला ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं मोज़ियो पॉयरो, मुझे पूरा यकीन है कि कैरोलिन दोषी नहीं थी। पॉयरो ने कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारा यकीन हिलाना नहीं चाहता, लेकिन ज़रा व्यावहारिक सोचो, अगर तुम्हारी बहन दोषी नहीं थी तो सच में हुआ क्या था? एंजेला ने थोड़ी देर सोचकर कहा, ये मुश्किल है। शायद जैसा कैरोलिन ने कहा था, एमियस ने खुदकुशी कर ली थी। पॉयरो ने तुरंत पूछा, उसके स्वभाव को देखते हुए क्या ये संभव लगता है? एंजेला ने सिर हिलाया, बहुत असंभव, लेकिन नामुमकिन नहीं। नहीं, क्योंकि लोग अक्सर वैसा करते हैं जो उनके स्वभाव से बिल्कुल अलग होता है। हो सकता है उसने किया हो, असल में शायद उसे करना ही पड़ा। पॉयरो ने और गहराई से पूछा, लेकिन तुम किसी और की वजह की संभावना नहीं देखती? और किसी और ने भी उसे मारा हो सकता है? एंजेला थोड़ी चौंकी, फिर बोली, आपका मतलब है कि ये एक साजिशन हत्या थी? हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है। एंजेला ने सोचा और बोली, हाँ, लेकिन ये उतना भी संभव नहीं लगता, और उस समय किसी और पर शक करने की कोई वजह ही नहीं थी। पॉयरो ने कहा, फिर भी हमें ये संभावना माननी चाहिए। उस वक्त मौजूद लोगों में से सबसे शकी कौन हो सकता है? एंजेला ने गिनना शुरू किया। मैंने तो नहीं किया, एल्सा ने भी नहीं किया, वो तो उसके मरने पर पागल हो गई थी। फिर मेरेडिथ ब्लेक, वो हमेशा कैरोलिन के प्रति वफादार था, घर का पालतू सा। हाँ, किताबों में तो ऐसा दिखा सकते हैं कि उसने एमियस को हटाया ताकि कैरोलिन से शादी कर सके, लेकिन सच में मुझे वो कातिल नहीं लगता। वो बहुत नरम और सतर्क था। पॉयरो ने धीरे से कहा, मिस विलियम्स या फिलिप ब्लेक? एंजेला के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। मिस विलियम्स, मेरी गवर्नेस, वो कत्ल कर सकती है, ये मानना मुश्किल है। हाँ, वो कैरोलिन को बहुत चाहती थी और एमियस से नफरत करती थी, लेकिन क्या इतना काफ़ी है हत्या के लिए? मुझे नहीं लगता। हाँ, ये तो सही है, पॉयरो ने कहा। एंजेला ने गंभीर होकर कहा, फिलिप ब्लेक, अगर सिर्फ शक की बात करें तो वही सबसे ज़्यादा संभावित लगता है। पॉयरो ने पूछा, और क्यों? पक्का नहीं कह सकती। ऐसे लोग अक्सर अपनी मुश्किलों को हल करने के लिए कोई सीधा रास्ता ढूंढते हैं। हत्या भी तो बहुत ही सीधी और क्रूर चीज़ है ना? पॉयरो ने कहा। हाँ, लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। वजह क्या हो सकती है? उसका मोटिव क्या था? एंजेला चुप रही, ज़मीन की ओर देखती रही। पॉयरो ने धीरे से कहा, वो एमियस का सबसे अच्छा दोस्त था, है ना? एंजेला ने सिर हिलाया। लेकिन तुम्हारे मन में कुछ है, कुछ जो तुमने अभी तक नहीं बताया। क्या दोनों एक ही औरत के लिए प्रतिद्वंदी थे, एल्सा के लिए? एंजेला ने तेज़ी से सिर हिलाया। ओ नहीं, कभी नहीं, फिलिप नहीं। फिर क्या बात है? एंजेला वॉरेन ने धीरे से कहा। आपको पता है, कभी कभी बहुत सालों बाद कोई बात अचानक याद आ जाती है। मैं समझाती हूँ। जब मैं 11 साल की थी, किसी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। उस कहानी का मुझे कोई मतलब ही नहीं समझ आया। मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, भूल गई। लेकिन करीब 2 साल पहले जब मैं थिएटर में बैठी थी तो अचानक वही कहानी मुझे याद आई, और मैं इतनी हैरान हुई
कि मुझसे ज़ोर से निकल गया। ओह, अब समझ आया उस बेवकूफ़ी भरी कहानी का मतलब, राइस पुडिंग वाली। और अजीब बात ये थी कि वहाँ उस कहानी का ज़िक्र भी नहीं था, बस कुछ ऐसा मज़ाक हुआ जिससे मुझे अचानक कड़ी जुड़ गई। पॉयरो ने कहा, मैं समझ रहा हूँ मैडमोज़ेल। एंजेला बोली, तो आप समझेंगे जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। मैं एक बार एक होटल में रुकी हुई थी। मैं गलियारे से जा रही थी कि एक कमरे का दरवाज़ा खुला और एक औरत बाहर आई। मैं उसे जानती थी, लेकिन वो उसका कमरा नहीं था और उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि उसे अचानक देखकर वो चौंक गई। और तभी मुझे याद आया वो भाव, वही चेहरा जो मैंने एक बार कैरोलिन के चेहरे पर देखा था जब वो एल्डरबेरी के एक रात फिलिप ब्लेक के कमरे से बाहर आई थी। उसने झुककर पॉयरो की बात रोक दी। उस वक्त मुझे कोई मतलब नहीं समझ आया था। मैं जवान लड़की थी, कुछ बातें जानती थी, लेकिन असलियत से जोड़ नहीं पाती थी। मेरे लिए तो बस इतना था कि कैरोलिन फिलिप ब्लेक के कमरे से निकल रही थी, जैसे वो मिस विलियम्स के कमरे से निकल रही होती या मेरे कमरे से। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था और न समझा। और वही भाव मुझे बहुत सालों बाद पेरिस में एक औरत के चेहरे पर दिखा। तब जाकर मुझे समझ आया। पॉयरो ने धीरे से बोला, लेकिन मिस वॉरेन, जो आप बता रही है वो बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि फिलिप ब्लेक से तो मैंने ये समझा था कि उसे आपकी बहन से हमेशा नफरत थी। एंजेला ने कहा, हाँ मुझे पता है, मैं समझा नहीं सकती, लेकिन यही सच है। पॉयरो ने धीरे से सिर हिलाया। पहले ही फिलिप ब्लेक से बात करते समय उसे लगा था कि उसकी नफरत कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्ती की है, जैसे बनावटी हो। मेरिडिथ ब्लेक के शब्द भी उसे याद आए। बहुत परेशान हुआ था जब एमियस ने शादी की। करीब 1 साल तक उनके पास नहीं गया। तो क्या फिलिप हमेशा से कैरोलिन से प्यार करता था, और जब उसने एमियस को चुना तो वो प्यार कड़वाहट और नफरत में बदल गया? हाँ, फिलिप की नफरत बहुत ज़्यादा थी, अस्वाभाविक। पॉयरो ने उसे सोचा, खुश मिजाज अमीर आदमी, गोल्फ और आरामदायक घर वाला, लेकिन 16 साल पहले उसके दिल में सच में क्या चल रहा था? एंजेला फिर बोली, मैं नहीं समझ पाती। देखिए, मुझे प्यार मोहब्बत का कोई तजुर्बा नहीं है। ये बातें मेरी ज़िंदगी में आई ही नहीं। मैंने आपको ये सब सिर्फ इसलिए बताया कि शायद इसका उस हादसे से कोई ताल्लुक़ हो।